Students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the generation of high voltages. And in high voltage, we will discuss DC high voltages, AC high voltages, and impulse high voltages. Before going into detail of lecture, let me give you a brief introduction that what are high voltages. According to different definitions, the one definition is voltages which are high enough to cause sparks in the air. Another definition says voltages which then cause harm to living organisms. But according to IEC, International Electrotechnical Commission, for AC the high voltages are above 1000 volts and for DC the high voltages are above 1500 volts. Now if we talk about the application of high voltage, the high voltages कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे पावर सिस्टम में, तो हम उसको ज़रा भी डिस्कस करते हैं कि हाई वोल्टेजेस हमारे पावर सिस्टम में कहाँ यूज़ होते हैं। जी, अगर आप हाई वोल्टेजेस की एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम हाई वोल्टेज डीसी की एप्लीकेशन देते हैं तो हाई वोल्टेज डीसी का एक सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है। इसके अलावा एक्सरे यूनिट्स के अंदर हाई वोल्टेज डीसी जो है वो यूज़ की जाती है, अप टू 100 केवी या इससे ज़्यादा तक यूज़ की जाती है। इसके अलावा पावर केबल्स या पावर कैपेसिटर की जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें भी आप हाई वोल्टेज डीसी यूज़ कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में भी हाई वोल्टेज डीसी यूज़ होती है और इंडस्ट्रीज़ में इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो जो थर्मल पावर प्लांट्स में ऐश प्रोड्यूस होता है, उस ऐश की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ की जाती है हाई वोल्टेज डीसी। और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के लिए यूज़ होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है हाई वोल्टेज डीसी, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर हाई वोल्टेज डीसी यूज़ की जाती है। अगर आप हाई वोल्टेज एसी की बात करें तो हाई वोल्टेज एसी अप टू 1 मिलियन वोल्ट या इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, आप यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ पावर ऑपरेटर्स। जो पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिसमें इंसुलेटर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, केबल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो तो यूज़ होते हैं फॉर हाई ट्रांसमिशन या एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन वोल्टेजेस में यूज़ होते हैं, तो आप उनकी इंस्टॉलेशन से पहले आप उन पे टेस्टिंग करते हैं और उन टेस्टिंग के लिए हाई वोल्टेज एसी जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज हाई वोल्टेज इम्पल्स वोल्टेज, ठीक है। हाई इम्पल्स वोल्टेज जो है वो यूज़ की जाते हैं अगेन टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और बेसिकली जो इम्पल्स वोल्टेज को सिमुलेट जो किया जाता है या इम्पल्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है फॉर टेस्टिंग, तो वो उसमें उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टेस्ट किया जाता है जस्ट ताकि वो लाइटनिंग या स्विचिंग सर्जिस को विथस्टैंड कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। तो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है हाई जो मेन कंसर्न है हाई वोल्टेजेस का, वो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इंसुलेशन की टेस्टिंग होगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की जो इंसुलेशन हैं जिसमें सॉलिड्स की इंसुलेशन है, सॉलिड इंसुलेशन, लिक्विड इंसुलेशन, गैसियस इंसुलेशन, तो उनकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ्स को हम चेक करते हैं यूजिंग द हाई वोल्टेजेस। अब ये सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस इंसुलेशन की टेस्टिंग या उसके बारे में जो डिटेल है वो मेरी बाकी लेक्चर्स में मौजूद है, और वो लेक्चर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको हाई वोल्टेज टेस्टिंग जो है वो मिलेगी, जिसमें ब्रेक डाउन सॉलिड्स से ब्रेक डाउन है, लिक्विड से ब्रेक डाउन है और गैसेस से ब्रेक डाउन है। जी, नेक्स्ट अगर हम हाई वोल्टेजेस की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हाई वोल्टेज की जो टाइप है दैट इज़ हाई वोल्टेज डीसी। नेक्स्ट हमारे पास है हाई वोल्टेज एसी जो ते पावर फ्रीक्वेंसी पे होती है, मींस वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आप पावर सिस्टम को चलाते हैं या पावर सिस्टम आपका जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, तो वो जो वोल्टेजेस होंगे उसको आप हाई वोल्टेज एसी बोलते हैं, लेकिन ऑन द पावर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज एसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो याद रखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। पावर फ्रीक्वेंसी वो है जिस पे आपका पावर सिस्टम चल रहा है, जैसे थे हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हाई वोल्टेजेस हैं दैट आर हाई ट्रांजिएंट और इम्पल्स वोल्टेजेस विच आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस। और इसके अलावा जो हमारे पास हाई वोल्टेज की टाइप है दैट इज़ नोन एज द ट्रांसिएंट वोल्टेजेस विच आर ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, सच एज स्विचिंग सर्जेस। तो इम्पल्स इन दोनों में, ठीक है, ये जो फोर्थ और फाइव है इन दोनों में सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क है।
ठीक है। जो हाई ट्रांजिएंट और इम्पल्स वोल्टेजेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन जो होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिसमें लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस हैं। जब ट्रांजिएंट वोल्टेजेस जो हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ होती हैं, इसमें से आपके पास स्विचिंग सर्जेस हैं। हाई वोल्टेज टेस्टिंग में एक बात याद रख ली जाए तो हाई वोल्टेज टेस्टिंग में जो वोल्टेजेस होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो करंट होता है वो बहुत लिमिटेड वैल्यू तक होता है, ठीक है। तो ये मेक श्योर आपने करना है अपन ते जो आपको ये पता हो तो हाई वोल्टेजेस, या जब भी हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे यहाँ पे या टेस्टिंग पर्पज़ वाला के लिए, तो हम हाई वोल्टेज चीज़ की बात कर रहे हैं, हाई करंट की बात हम नहीं कर रहे। जी, हाई वोल्टेज जनरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है डीसी वोल्टेजेस। डीसी वोल्टेज में जो सबसे इजीएस्ट और इफेक्टिव वे है अप टू 100 केवी, दैट इज़ नोन एज द रेक्टिफिकेशन। अगर रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन देते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एसी इज़ कन्वर्टेड टू डीसी। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वी डी, ये वी डी बेसिकली डीसी वोल्टेज है, ठीक है, मीन्स रेक्टिफिकेशन की आउटपुट है। ये वी ऑफ टी एक साइन वेव है या एसी सिग्नल है। अगर आपने उसकी इंटीग्रेशन दी जीरो से टी, टी जो है बेसिकली ये टाइम पीरियड है ओवर द विच यू वांट टू इंटीग्रेट द सिग्नल, या आप एसी वेव की टाइम पीरियड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस इंटीग्रेट करें एसी सिग्नल को, और ये 1/t बेसिकली दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आपके पास वी डी मीन्स आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे द टी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफ इज इक्वल टू 1/t है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं तो टेस्टिंग वोल्टेज जो हैं जो रेक्टिफिकेशन से जनरेट होती हैं, ठीक है, तो उसमें मीन वैल्यू से थोड़ी सी डेविएशन होती है। अब ये जो डेविएशन होती है बेसिकली इसको आप रिपल बोलते हैं, ठीक है। रिपल्स इज द बेसिकली द डेविएशन ऑफ आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द मीन वैल्यू। इसको डिनोट सिग्मा वी के साथ दिया जाता है, एंड इज डिफाइंड एज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज। मैथमेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें रिपल्स तो इट इज डिनोटेड एज सिग्मा वी इज इक्वल टू 1/2 वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। तो सिग्मा जो है या रिपल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीसी वोल्टेज जनरेशन के लिए, स्पेशली जब आप रेक्टिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ डीसी वोल्टेजेस फ्रॉम एसी। Next we have ripple factor, and it is defined as the ratio of ripple magnitude to the mean value VD, means ये जो voltages हैं आपके पास DC voltages, ये आपके पास ये VD है, and the test voltage should have ripples less than 5%। और जो DC voltages जो resultant DC voltages आपके पास आएंगे तो उसके जो ripples होने चाहिए वो 5% से लेस होने चाहिए। ये रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट को अगर आप देखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का सर्किट है। यहाँ पे ये एसी सोर्स है, ठीक है, एंड दिस एसी सोर्स इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम है इस एसी सोर्स की मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आपके पास डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये रजिस्टर है। इस टाइम ये सिंपल रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये वी डी आप देख सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, आई एल इज द करंट अक्रॉस द लोड, ठीक है, जो रजिस्टर है। और ये जो वी एल है बेसिकली ये वोल्टेज अक्रॉस द लोड होगा। तो अगर इनपुट आपके पास तो ये साइन वेव आ रही है, ठीक है, ये 0 से 2 पाई तक इस साइन वेव है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास बी एम है। तो ओवर द वेव अगर आप इस वेव को देते हैं तो एक प्योर साइन वेव है, और जब आप ये इस सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होगा, इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ होगा तो तब कंडक्शन होगी, लेकिन जब नेगेटिव हाफ होगा तब कंडक्शन नहीं होगी। और सेम इज द केस फॉर द करंट, पॉजिटिव हाफ में करंट क्रॉस द लोड होगा, ठीक है, आई एल जो है वो फ्लो करेगा, लेकिन जो नेगेटिव हाफ है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बेसिकली होता ये है कि पॉजिटिव हाफ में जो ये डायोड है वो एज अ फॉरवर्ड बायस ऐड करता है, और फॉरवर्ड बायस में ये सिंपली कंडक्शन करेगा, और इधर जो रेजिस्टेंस है या जो लोड है उसके अक्रॉस जो है करंट पास होगा।
लेकिन जब नेगेटिव हाफ आता है तो नेगेटिव हाफ में ये जो डायोड है ये एज अ रिवर्स बायस ऐड करता है, और रिवर्स बायस में एक ओपन सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव हाफ जो है उसमें कंडक्शन नहीं होती। तो अदर इनपुट ही जो आपको ये दी दी है वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें ज़ीरो से पाई तक, ठीक है, ज़ीरो से पाई तक अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, बिकॉज ये जो नेगेटिव हाफ है वो इसमें आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका जो साइकिल बनता है वो ज़ीरो से पाई तक बनता है। तो ज़ीरो से पाई तक आपने इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है वी एम साइन ओमेगा टी, और विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू टी आपने इंटीग्रेशन करनी है। और इसमें जो 1/t होगा वो आपके पास 2 पाई है, ठीक है। तो आपने जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास हाफ वेव की जो आउटपुट बनती है वी डी सी, दैट इज इक्वल टू वी एम। वी एम इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज, और पाई, ठीक है, वी एम ओवर पाई, या सिंपली आप इसको यूँ भी कर सकते हैं 0.318 वी एम। तो ये बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट था जो विद सिंपल रेजिस्टिव लोड। जी नेक्स्ट जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन की टाइप है वो है फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर्स तो आप फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर्स, एंड द अदर वन इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर्स। हम यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर्स वाली जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल वेव रेक्टिफायर यूज इन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टैप में आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के सेंटर में से आप टैप ली गई है, और उस टैप के अक्रॉस जो है आपने एक रेजिस्टेंस या लोड लगाया हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो लोड है उसको सिर्फ रेजिस्टिव रख रहे हैं। अब अनलाइक हाफ वेव रेक्टिफायर हमें यहाँ पे दो डायोड यूज करने पड़ेंगे। ए डायोड जो है वो आपका पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट के लिए कंडक्ट करेगा, और दूसरा जो डायोड है वो नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरोज, इसमें ये वी एस जो है ये सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। वी डी वन जो है ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड वन है, डी वन इज द डायोड वन। इसमें आई एल जो है वो लोड करंट है, और वी एल जो है वो लोड वोल्टेजेस हैं। Next is we have VD2. VD2 is the voltages which are across the diode 2. इनपुट अगर हमारे पास वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो, ठीक है, मीन्स ये साइन वेव है, साइन सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसका वेव फॉर्म प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। ये 0 से 2 पाई इसका टाइम पीरियड है, और मैग्नीट्यूड जो है इसका वी एम है। अच्छा जी, अगर हमने इसकी डीसी आउटपुट वैल्यू लेनी हो, ठीक है, तो हम इसको सिंपली 0 से पाई तक जो है, क्योंकि इसका पैटर्न आउटपुट का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपने इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से पाई, क्योंकि हर पाई के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से पाई। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, और इनपुट सिग्नल जो थे वी एम साइन ओमेगा टी था उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो इस दफ़ा 1/पाई हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास फुल वेव वी डी सी की आउटपुट जो बनती है वो बनती है 2 VM/पाई, विच इज़ इक्वल टू 0.636 VM। तो ये बेसिकली फुल वेव डीसी की इक्वेशन से जो रिजल्ट आया, दैट इज वी डी सी इज इक्वल टू 0.636 VM। अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करें तो आपको ये पता चलता है कि जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ पॉजिटिव हाफ कंडक्ट करता था और नेगेटिव हाफ जो है वो नहीं कंडक्ट करता था, इस वाले केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ भी कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ भी कंडक्ट कर रहा है। पॉजिटिव हाफ में D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव हाफ में ये जो D2 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव हाफ में बेसिकली ये जो डायोड 2 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ में जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आउटपुट पे आपके पास कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। अब इसको डीसी इक्वेट करने के लिए आपको यहाँ रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। वो कैपेसिटर की वजह से ये जो इसमें ये आ रहे हैं फ्लक्चुएशन जो आ रही हैं, ठीक है, राइज एंड फॉल जो है बेसिकली ये ख़त्म हो जाएगा, और ये इस तरह की कांस्टेंट जो है वेव जो है बन जाएगी।
अब इस कांस्टेंट वेव जो बने थी वो एग्जैक्टली इस तरह सीधी सीधी नहीं होती, उसमें इस तरह जो है थोड़ा सा रिपल से हैं, मीन्स डिक्लाइन आया था, ठीक है। और ये जो डिक्लाइन है बेसिकली इस और ये जो वी एम वाली वैल्यू है, ठीक है, जो पीक वैल्यू से जो डिक्लाइन आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिपल्स बोलते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है डीसी वोल्टेज जनरेट करने का, वो है हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो अगर आप वोल्टेज डबलर सर्किट को देते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट सोर्स लगी हुई है जो कि एसी है, जिसकी पीक वैल्यू जो है वीपी होती है। इधर एक कैपेसिटर C1 है और ये जो डायोड है इसको ये D1 के साथ लेबल दिया दिया है। आउटपुट पे एक लोड लगा हुआ है जिसका लेबल है RL, और इस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो आपके इस सर्किट से आउटपुट होगी। अब अगर इस सर्किट को हम एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि जी जब भी पॉजिटिव हाफ होगा, इनपुट सिग्नल था पॉजिटिव हाफ होगा, जो डायोड D1 है ये रिवर्स बायस होगा, ठीक है। जब डायोड D1 रिवर्स बायस होगा तो जो वोल्टेजेस इस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस होंगे वो और इस सोर्स के जो वोल्टेजेस हैं ये ऐड अप होते आउटपुट के अक्रॉस आ जाएंगे। सेम जब नेगेटिव हाफ होता, ठीक है, जब भी नेगेटिव हाफ होता तो ये जो कैपेसिटर C1 है ये चार्ज हो जाता अप टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू Vp। अदर इनपुट द इनपुट वोल्टेज इसकी मैग्नीट्यूड Vp है तो कैपेसिटर C1 जो है वो Vp तक का चार्ज होगा। जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ, अब अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो कैपेसिटर C1 इनिशियली फुली चार्ज था, मींस इसमें फुल चार्ज स्टोर थे और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो Vp था, तो पहले ही हाफ में आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं तो जी कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो पहले हाफ इनपुट था, जब पहला हाफ आया तो आउटपुट पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। पहले नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर जो C1 जो था फुली चार्ज हो गया। अब जब भी नेक्स्ट हाफ आया था, पॉजिटिव सिग्नल आया था, ठीक है, या नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ आया था, उसमें चूंकि कैपेसिटर C1 मैक्सिमम चार्ज हुआ था Vp, इनपुट पे भी आपके पास Vp होंगे, तो ये दोनों Vp जो हैं वो ऐड होते यहाँ पे 2Vp बन जाएगा, ठीक है। तो मींस जो इनपुट अगर आपके पास Vp है तो आउटपुट जो है उससे ट्वाइस हो जाएगी, और ये ट्वाइस कैसे होती है, जस्ट बिकॉज दीज टू वोल्टेजेस आर एड अप एंड दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। तो आप यही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट D1 विल बी रिवर्स बायस्ड, सो द वोल्टेज एट RL, ठीक है, जो थे VRL हैं, विल बी द सम ऑफ वोल्टेजेस विच आर एट कैपेसिटर VC1 एंड सोर्स, ठीक है। VC1 और V सोर्स जो हैं ये ऐड अप होते आपके पास रिजल्टेंट आउटपुट पे आ जाएंगे। और नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट में VRL जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा और कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ रहेगा। अगर इसी सिस्टम की अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो ये जो सिग्नल है बेसिकली ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये वी इन इनपुट सिग्नल है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Vp है। तो आउटपुट अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो ये आप हमारे पास आउटपुट जो है वो चूंकि डीसी आ रही है, अब डीसी में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव हाफ में आउटपुट पे ट्वाइस द इनपुट वोल्टेज कैसे बनते हैं, जस्ट बिकॉज 1 वोल्ट या Vp फ्रॉम द सोर्स है एंड 1 वोल्ट और Vp फ्रॉम द कैपेसिटर है, एंड दीज टू Vp एड अप टू 2Vp। एंड नेगेटिव हाफ में क्या होता है, चूंकि कैपेसिटर जो है वो अपनी पोटेंशियल रिवर्स नहीं करता, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, वो अपनी पोलैरिटीज चेंज नहीं करता। लेकिन चूंकि इनपुट की पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं तो यहाँ पे Vp के बजाय माइनस Vp हो जाएगा फ्रॉम द सोर्स एंड प्लस Vp रहेगा फ्रॉम द कैपेसिटर, एंड दैट्स वाई प्लस Vp एंड माइनस Vp विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज द रीजन दैट इन द नेगेटिव हाफ आउटपुट पे आपके पास कोई वोल्टेजेस जो हैं वो नहीं आते, लेकिन पॉजिटिव हाफ में ये कंडक्शन करता है, और ये बेसिकली आउटपुट वेव फॉर्म है फॉर द विलर्ड सर्किट या विलर्ड वोल्टेज डबलर सर्किट। तो ये जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट है इसको आप विलर्ड वोल्टेज डबलर सर्किट बोलते हैं। विलर्ड बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने ये जो डिज़ाइन था वो प्रपोज किया था।
जी नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो डीसी वोल्टेज जनरेट करने का है वो है फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। अब जिससे जैसे तो मैंने आपको पहले बताया विलर्ड वोल्टेज डबलर सर्किट जो था वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ को डबल करता था, पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट को डबल करता था, नेगेटिव हाफ के लिए कंडक्शन नहीं करता था। तो विलर्ड वोल्टेज डबलर सर्किट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद जो थे मॉडिफिकेशन दरेंचर ने दी थी, इसलिए इस सर्किट को दरेंचर वोल्टेज डबलर सर्किट बोला जाता है। अब अगर आप इस सर्किट की एनालिसिस करें, आप इस सर्किट को देखें तो यहाँ ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है बेसिकली ये विलार्ड की तरह ही है। यहाँ पे सिर्फ एक मॉडिफिकेशन दी गई है, यहाँ पे एक D2 लगा दिया डायोड लगाया है, और साथ में कैपेसिटर जो है C2 लगा दिया है। तो अब इस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वो एक्चुअली इस लोड के अक्रॉस वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। मींस यहाँ लोड के अक्रॉस वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू द वोल्टेजेस विच आर ऑन द कैपेसिटर C2। तो इसकी एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट VC1 एंड VP एड अप टू चार्ज C2 टू 2VP। जैसे कि हमने बेलार्ड सर्किट में हमने देखा था, तो ये VP और ये C1 थे जो वोल्टेजेस थे, ये ऐड होते थे और यहाँ आउटपुट पे आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आउटपुट जो है आपके पास ये C2 लगा हुआ है। तो C2 जो है वो चार्ज होगा अप टू 2 times द इनपुट, एंड दैट 2 times इज एक्चुअली जस्ट बिकॉज ये VP एंड ये जो VP यहाँ पे होंगे ये दोनों ऐड अप होते इस तरह आ जाएंगे। और नेगेटिव हाफ में जो है D2 मीन्स ये D2 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और सर्किट इस साइड से ओपन हो जाएगा, और D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा नेगेटिव हाफ में। तो ये जो C1 है ये चार्ज हो जाएगा अप टू VP। तो नेगेटिव हाफ में बेसिकली जो कैपेसिटर C1 है वो मैक्सिमम पे चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ में ये D2 है ये ओपन हो जाएगा। अब जो है ये सर्किट ओपन होती है नेगेटिव हाफ में, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस जो थे 2VP स्टोर था, ठीक है। तो वही 2VP जो है लोड के अक्रॉस आ जाएगा। तो सिंपल सी इसमें बात है कि जो कैपेसिटर C1 है वो और ये सोर्स वोल्टेजेस वो ऐड अप होते कैपेसिटर C2 को चार्ज करेंगी, एंड दैट विल बी इक्वलेंट टू 2 times द इनपुट वोल्टेज। अगर वेव फॉर्म की आप बात करते हैं इसमें, तो ये इधर इनपुट सिग्नल है, ठीक है, साइन वेव है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास BP है। तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, तो वोल्टेजेस अक्रॉस द कैपेसिटर C1 प्लस वोल्टेजेस अक्रॉस द सोर्स विच इज इक्वल टू 2VP, ठीक है। और नेगेटिव हाफ में चूंकि ये जो है अप्लाई नहीं होता, हमारे पास नेगेटिव हाफ में वो वोल्टेजेस होंगे जो कैपेसिटर C2 के अक्रॉस होंगे, दैट इज इक्वल टू VC2। तो द रेंजर वोल्टेज डबलर जो है वो बेसिकली फुल वेव के लिए है, ठीक है। इसमें नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट पे ट्वाइस द इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को द रेंजर वोल्टेज डबलर बोलते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विलार्ड वोल्टेज डबलर सर्किट। जी नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट है, या जो हमारे पास सिस्टम है टू जनरेट हाई वोल्टेज DC, दैट इज नोन एज द कॉर्फ वॉल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ये बेसिकली एक्सटेंशन है दरेंचर वोल्टेज डबलर सर्किट की। इस सिस्टम का जो लेआउट है वो ये आपके सामने दिया हुआ है। ये इनपुट सोर्स है, और ये बेसिकली डायोड और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से सर्किट बनाया दिया। अगर आप इस सर्किट को गौर से देते हैं तो ये जो पोर्शन है M डैश, और ये ग्राउंड, और इसके बाद यहाँ से ये भी, ये जो पोर्शन है दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द रेंजर वोल्टेज डबलर सर्किट। मींस ये जो C1 डैश D1 डैश एंड D1 है ये बेसिकली सेम है रेंजर वोल्टेज डबलर थे। वहाँ पे जैसे थे रेंजर वोल्टेज डबलर में कैपेसिटर C2 था, ठीक है, जो था नेगेटिव हाफ में आउटपुट पे वोल्टेजेस देता था, वो यहाँ पे C1 डैश है। और जो कैपेसिटर जो डायोड D2 था वो यहाँ पे D1 डैश है।
सेम इज़ द केस जो पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करता था कैपेसिटर जो फुल चार्ज होता था वो यहाँ पे C1 है, और सेम इज़ द फॉर द D1 डायोड वन। तो ये जो पोर्शन है ये दरेंचर वोल्टेज डबलर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस दी जो आउटपुट होगी, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो C1 डैश के क्रॉस जो वोल्टेजेस आएंगे दैट विल बी 2 times द इनपुट वोल्टेज। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब हमने ये देखते हैं आधे ये जो स्टेजेस हैं ये इस तरह काम कर रहे हैं। तो इस सर्किट में आपको एक मल्टी स्टेज सिंगल फेस टेस्टेड सर्किट मिल रहा है ऑफ द क्लॉथ बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब इसमें ये जैसे मैंने आपको बताया था ए बी एम डैश एम एंड ए इज सेम एज द रेंजर वोल्टेज डबलर। पॉजिटिव हाफ जब भी होगा इनपुट था पॉजिटिव हाफ होगा तो यहाँ पे D1 D2 एंड D3 मीन्स D1 D2 एंड दिस D3 विल कंडक्ट। एंड जब भी नेगेटिव हाफ होता इनपुट था तब D1 डैश D2 डैश एंड D3 डैश मींस D1 डैश D2 डैश एंड D3 डैश विल थंडर्ड। और जैसे तो मैंने आपको पहले बताया तो ये सर्किट जो है इसमें पॉजिटिव हाफ एंड एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों में आपके पास आउटपुट आएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ में ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर C1 है वो चार्ज होता है, और नेगेटिव हाफ में ये जो कैपेसिटर C1 डैश है इसके तरह जो वोल्टेजेस होते हैं वो आपके पास आउटपुट पे मिलते हैं। तो एग्जैक्टली यही सारा फिनोमेना इस इन स्टेजेस के लिए भी हो रहा है, ठीक है। मीन्स दे हर पॉजिटिव हाफ में ये C1 C2 एंड C3 ये चार्ज होंगे, और ठीक है, और आउटपुट में सम अप होते ये C2 डैश और C3 डैश तक को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही वाला फिनोमेना जो है अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो जो C1 डैश जो जिसके पास 2 times द इनपुट वोल्टेज थी सेम यही वोल्टेज जो है C2 डैश के क्रॉस भी आएंगे। मीन्स टू यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे अगर लेट सपोज उसकी मैग्नीट्यूड 2 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट्स ही होंगे। एंड सेम इज द केस फॉर C3 डैश इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट्स होंगे। तो हर कैपेसिटर ये जो कैपेसिटर्स हैं इस साइड पे जो लगे हुए हैं इन के अक्रॉस जब 2 वोल्ट्स होंगे तो जब आप इनको कलेक्टिवली विद रिस्पेक्ट मींस ओ डैश से ग्राउंड के बीच में जब आप वोल्टेजेस को लेते हैं तो आपके पास 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो इनपुट अगर आपके पास 1 वोल्ट है तो उस 1 वोल्ट के अगेंस्ट यू विल दैट 6 वोल्ट आउटपुट फॉर अ 3 स्टेज टॉप बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर। यहाँ पे स्टेजेस जो हैं इस तरह डिफाइन होते हैं थे, हर स्टेज में 2 कैपेसिटर और 2 डायोड है। तो इसी की एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो हमारे पास है द वोल्टेज अक्रॉस कॉलम ऑफ कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ C1 C2 एंड C3 keeps on oscillating as the supply voltage alternates, so it is known as the oscillating column। एग्जैक्टली जो C1 है C2 हो गया C3 ये हर उस फेज में या हर इनपुट सिग्नल के हिसाब से इनके वोल्टेजेस जो हैं वो कम और ज़्यादा होते जाते हैं, क्योंकि जब इनपुट सिग्नल आता है तो उसके हिसाब से ये इन कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगे, ठीक है। जब तक इससे कंपैरेटिवली जो वोल्टेजेस हैं अक्रॉस C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश, ठीक है, इन वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं they will remain same and hence this portion is known as the smoothing column। तो ये जो पोर्शन है जिसमें कैपेसिटर C3 C2 एंड C1 है, ठीक है, इस पोर्शन को बोला जाता है ऑसिलेटिंग कॉलम, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं या इन कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होते हैं वो इनपुट सिग्नल से कंपैरेटिवली जो हैं वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जिसमें C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते अनटिल अनलेस आपके पास यहाँ लोड उससे करंट विड्रॉ ना करे। अब वो करंट विड्रॉ करता है जिसकी वजह से रिपल्स या रेगुलेशन होती है वो आप आगे चलते हम डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन इस टाइम हम ये एज्यूम कर रहे थे हमारे पास जो लोड है वो नहीं लगा हुआ। तो एग्जैक्टली यही सारी एनालिसिस की बेसिस पे हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचे हैं। तो यहाँ हर स्टेज के आउटपुट पे 2 times द इनपुट वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे जनरलाइज फॉर्म देते हैं तो हमारे पास आता है द वोल्टेजेस एट M डैश
N dash and O dash are 2 VMAX, 4 VMAX and 6 VMAX, and these voltages are with respect to ground. मीन्स अगर आप M डैश का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देते हैं तो आपके पास 2 VMAX आएगा, और अगर आप एन डैश के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देते हैं तो वो 4 VMAX होता। सेम इज द केस अगर आप ओ डैश के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देते हैं तो ये 6 VMAX हो जाता। ये 6 VMAX बेसिकली आया ऐसे है तो 2 VMAX इधर है, 2 VMAX इधर है और 2 VMAX इधर है, तो ये तीनों वोल्टेजेस ऐड अप होते हैं 6 VMAX बना देते हैं। जी अच्छा, अगर इसी की हम जेनेरिक बात करें, जर्नलाइज इक्वेशन देते हैं या जर्नलाइज फॉर्म रिप्रेजेंट करें आउटपुट वोल्टेजेस की, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं उसके लिए एक जर्नलाइज्ड इक्वेशन जो है वो तो जिस तरह डिफाइन है 2NV मैथ्स। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, ठीक है। अगर पहला स्टेज होगा तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये 2V मैथ्स हो जाएगा। अगर स्टेज नंबर 2 होगा तो यहाँ n की जगह पे 2 आ जाएगा और ये 4V मैथ्स बन जाएगा। एंड सेम इज द केस फॉर n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 6V मैथ्स हो जाएगा। तो ये तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये नो लोड कंडीशन थी। अब अगर हम ऑन लोड कंडीशन की बात करते हैं तो ऑन लोड में क्या होता है, हर जो कैपेसिटर C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश जो स्मूथनिंग कॉलम पे कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो फिक्स नहीं रहेंगे, अब उनमें वेरिएशन आएगी। अब वो क्या वेरिएशन है अगर हम उसकी एनालिसिस करें, तो when the generator is loaded the output voltages will never reach the V2 and Vmax and the output wave will consist of ripples in the voltages। ठीक है, एग्जैक्टली जब भी लोड लगा होगा तो लोड डेफिनेटली करंट विदड्रॉ करेगा हर साइकिल में और चार्ज जो है कंज्यूम करेंगे। अब ये चार्जेस जब तक सोर्स उसको फुल चार्ज नहीं करेगी तो उसमें रिपल्स मौजूद रहेंगे, आउटपुट के सिग्नल में रिपल्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी एंड रिपल जो है वो सिग्मा बी के साथ शो दिए जाते हैं। तो हमारे पास हर साइकिल में ठीक है जो चार्ज कंज्यूम होता है या जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है टुवर्ड्स द लोड, तो दैट इज़ गिवन एज Q इज इक्वल टू आई ओवर एफ या Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब ये जो चार्ज Q है ये वो चार्ज है जो हर लोड साइकिल में डिलीवर हो रहा है टू द लोड। अब ये जो चार्ज है ये बेसिकली आता कहाँ से, दिस चार्ज कम फ्रॉम द स्मूथनिंग कॉलम एंड स्मूथनिंग कॉलम में जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारे पास C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश हैं। अदर फॉर सम रीज़न कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता ड्यूरिंग द टाइम पीरियड T from this step via D1, D2 and D3 to the oscillating column, then peak to peak ripple will be, अगर peak to peak ripple जो होंगे वो फिर इस इक्वेशन के साथ आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ समेशन जो है n इज इक्वल टू 0 और 0 से n तक जाएगा और ये आपके पास जर्नलाइज इक्वेशन है फॉर द पीक टू पीक रिपल का। जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थे टॉप वोल्टेज मल्टीप्लायर में दो कॉलम्स होते हैं, एक स्मूथनिंग और दूसरा ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग कॉलम थी और स्मूथनिंग कॉलम थी चार्जिंग, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी इनपुट ठीक है इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या ए विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, या पॉजिटिव हाफ होगा तो चार्जिंग ऑफ स्मूथनिंग कॉलम विल टेक प्लेस। ठीक हो गया, मीन जब भी ए विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी तो ये जो स्मूथनिंग कॉलम्स हैं ये वाले C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश ये जो हैं वो चार्ज होंगे। लेकिन जब भी B विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, मींस नेगेटिव हाफ जब भी होगा तब ऑसिलेटिंग कॉलम जो है जिसमें C1 डैश C2 डैश एंड C3 डैश इनकी चार्जिंग जो है वो होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिगर है ठीक है ये चार्जिंग ऑफ स्मूथनिंग कॉलम है और ये जो फिगर है चार्जिंग ऑफ ऑसिलेटिंग कॉलम है। तो ऑसिलेटिंग कॉलम के आप यहाँ पे आप ये जो एरोज देख रहे हैं ठीक है ये एरोज जो हैं बेसिकली ऑसिलेटिंग कॉलम की चार्जिंग शो कर रहे हैं, जबकि ये जो एरोज हैं ये बेसिकली स्मूथनिंग कॉलम की चार्जिंग को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये 3 ट्यू 2 ट्यू और ये ट्यू ये बेसिकली स्मूथनिंग कॉलम की चार्जिंग जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली इस तरह जो स्मूथनिंग और ऑसिलेटिंग कॉलम्स हैं उनकी चार्जिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। जैसे जैसे इनपुट का
वेव पैटर्न जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो इसमें कैपेसिटर्स हैं या इसके जो कॉलम्स हैं वो चार्ज एंड डिस्चार्ज होते हैं। अगर कॉपर बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम रिपल्स की बात करें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो मल्टी स्टेज सर्किट हैं इसमें जो लोएस्ट कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, जो लोअर साइड में जो सोर्स की तरफ लदे होते हैं कैपेसिटर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिपल्स के लिए, ठीक है। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपल्स इन द आउटपुट वोल्टेजेस। अब नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, तो कोशिश की जाती है, मेक श्योर किया जाता है कि जो सारे कैपेसिटर्स हैं वो इक्वल वैल्यू पे यूज़ किए जाएं। अदर इक्वल वैल्यू पे यूज़ ना किए तो उनकी जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से सर्किट जो है इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर दिया जाता है कैपेसिटर्स की जो है इक्वल वैल्यू होनी चाहिए ताकि हर साइकिल में उसमें इक्वल चार्ज जो है वो देन हो सके। तो इस सर्किट के लिए कॉपर बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर के सर्किट में जो रिपल्स हैं दैट आर डिनोटेड बाय सिग्मा वी, और मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू आई ओवर 2 FC, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड सी इज़ द कैपेसिटेंस। अब चूंकि कैपेसिटेंस सब जो हैं पूरे सर्किट में इक्वल कैपेसिटर यूज़ की जाती है, इक्वल वैल्यू की कैपेसिटेंस यूज़ की जाती है, तो हम यहाँ पे इसको जर्नलाइज सी कर देते हैं। और n into n plus 1 divided by 2, here n is equal to the number of stages। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिपल्स ऑफ द सर्किट आर गिवन एज सिग्मा v इज इक्वल टू i into in into n plus 1 divided by 4 FC। एंड हेयर एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ द रेगुलेशन डेल्टा वी या वोल्टेज ड्रॉप। अब ये जिस तरह रिपल्स में मैंने आपको बताया था लोएस्ट कैपेसिटर्स जो हैं वो मोस्ट रिपल्स को प्रमोट करते हैं, इसी तरह जो लोएस्ट कैपेसिटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप्स को। अदर डेल्टा वी हर स्टेज के लिए आई एन आई डिवाइडेड बाई 2 FC हो और आपके पास टोटल n स्टेजेस हों, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है सर्किट में दैट विल बी गिवन एज 2/3 n क्यूब प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस n ओवर 6। इसमें n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे हर स्टेज के लिए आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एन आई, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ स्टेज, I is the current, F is the frequency and C is the capacitance। तो हर स्टेज के लिए जो डेल्टा वी होता है, ये जो ड्रॉप इन द वोल्टेज है वो इस तरह शो कर सकते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे तो उसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। लेकिन जब भी n 4 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, मीन्स 4 या 4 से ज़्यादा स्टेजेस होंगे, तो इसमें ये जो लोअर टर्म्स हैं ये वाली टर्म्स आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू आई ओवर एफ सी इंटू 2/3 n क्यूब, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज फॉर इज यूज्ड व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है, अगर हम इस कॉपर बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर थी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज तो देते हैं, तो दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू वी आउट मैथ्स इज इक्वल टू 2 NV मैथ्स। अब ये तो है वो आइडियल फॉर्म में 2 NV मैथ्स जो मैंने आपको पहले बताया। अब चूंकि सिस्टम में रेगुलेशंस हैं, वोल्टेज रेगुलेशंस हैं, वोल्टेज ड्रॉप है और रिपल्स हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 2 NV मैथ से ये वाला फैक्टर जो है माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट जो भी वैल्यू आई थी वो आपके पास बी आउट मैथ्स हो जाएगी। जी, कॉपर बोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर में जैसे थे हमने पढ़ा था, स्टेजेस बढ़ाने से वो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन जब आप रिपल्स को और वोल्टेज ड्रॉप्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और चूंकि ऑन लोड कंडीशन थी हमने बात की है, तो ये सारे फैक्टर्स तो जब आप कंसीडर करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो मुसलसल इंक्रीज ही करते रहें। इसमें एक ऐसा स्टेज आता है जिसके बाद वोल्टेज का जो राइज है वो पॉसिबल नहीं होता, मींस वोल्टेज इंक्रीज नहीं होते एज कम्पेयर टू इनपुट, ठीक है, या 2 NV मैथ्स वाला जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक ऐसा स्टेज जिसके बाद वोल्टेजेस राइज नहीं होते उस स्टेज तो बोला जाता है एन ऑप्टिमम।
अभी एन ऑप्टिमम वो स्टेज है जिसके बाद मैक्सिमम वोल्टेजेस जो हैं आपके अचीव नहीं होते, और इस एन ऑप्टिमम पे जो वोल्टेजेस होते हैं वो सर तरते मैक्सिमम वोल्टेजेस होते हैं। ये अचीव कैसे दिया जाता है, जैसे थे हमने पिछली स्लाइड में आउटपुट वोल्टेजेस जो थे वो पढ़े, दैट इज वाज गिवन एज वी मैथ्स इज इक्वल टू 2 एंड वी मैथ्स माइनस 2/3 आई ओवर एफ सी। अगर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है, डी एन आप डिफरेंशिएट करें बिकॉज वी हैव टू दैट एन ऑप्टिमम, तो n इज नंबर ऑफ स्टेज, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू n। तो आपके पास कुछ ये इस तरह की इक्वेशन आती है। इसको जब आपने इक्वल टू इक्वेट कर देना जीरो पे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे n optimum is equal to under root v max into f into c, where f is the frequency, c is the capacitance and I is the current। अब हमने ये देखना है कि n optimum ये जो थे, जैसे मैंने आपको बताया n optimum वो पॉइंट है जिस स्टेज के बाद वोल्टेजेस इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे जो वोल्टेजेस होंगे वो एक्चुअली इस सर्किट के मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेजेस होंगे। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेजेस क्या हैं वो अचीव करने के लिए आपको ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा दोबारा, जो हमने वी मैथ्स की इक्वेशन पढ़ी थी उसमें आपको एन की जगह पे ये वाला एन ऑप्टिमम को आप पुट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। आपने सिंपल एन को कॉमन ले लेना है और बाकी जो अंदर इक्वेशन आपके पास ये है, इसमें वैल्यू पुट करें, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेजेस एट एन ऑप्टिमम विल बी 4/3 वी मैथ्स अंडर रूट वी मैथ्स एफ इंटू सी डिवाइडेड बाई आई। इन सारे सर्किट में से का जो रिजल्टेंट है, कंक्लूजन जो है वो ये है कि इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी and smaller value of capacitor to reduce the ripples or the voltage drop rather than to use low frequency and high capacitance। अब हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर यूज करने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को लेने के लिए इसका मकसद ये है बेसिकली, जब आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो तब और कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी तो ये जल्दी जल्दी जो है वो चार्ज होगा, ठीक है, मीन्स उसकी जो चार्जिंग है वो ईजिली हो सकेगी। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा आप लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं और हाई कैपेसिटेंस लेते हैं, ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज नहीं हो पाएगा, वो इजीली चार्ज नहीं हो पाएगा। तो जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वो अगले स्टेज को तो कुछ चार्ज डिलीवर नहीं कर पाया था, और जब चार्ज डिलीवर नहीं कर सकता था तो उसकी वजह से रिपल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे। तो इस एफिशिएंटली अगर आपने इस सर्किट को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाजमी है थे आप हाई फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो चूज़ करें। जी, हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन के बाद अब हम बात करते हैं हाई वोल्टेज एसी जनरेशन। अब जो टेस्टिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वो नॉर्मली यूज़ होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज एसी, बट दैट हाई वोल्टेज एसी आर एट द पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और पावर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इनके जो वोल्टेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो करंट की रेटिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप करंट की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने जैसे मेंशन भी किया है ते जब आप इंसुलेटर्स पे, सर्किट ब्रेकर्स पे, ट्रांसफार्मर पोजिशन पे या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे टेस्टिंग करते हैं तो उनके लिए जो करंट की रेटिंग बनती है दैट इज इक्वल टू 0.1 से 0.5 एम्पेयर्स तक का करंट होता है। इसी तरह पावर ट्रांसफार्मर्स पे या हाई वोल्टेज कैपेसिटर पे अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उन पे जो वोल्टेज, उसमें जो करंट होता है दैट इज़ बिटवीन द रेंज ऑफ 0.5 टू 1 एम्पेयर। एंड पावर टेबल्स पे जब आप टेस्टिंग करते हैं यूजिंग पावर ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, यूजिंग टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, तो पावर टेबल्स की जो रेटिंग होती है वो 1 एम्पेयर या इससे अब की रेटिंग होती है। तो हाई वोल्टेज एसी जनरेट करने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो है कैस्केडेड ट्रांसफार्मर मैकेनिज्म। तो कैस्केडेड ट्रांसफार्मर मैकेनिज्म यूज़ करके आप हाई वोल्टेज एसी जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं। अब जब भी आपको 300 केवी से कम वोल्टेजेस जनरेट करने हो, ठीक है, आपकी ज़रूरत जो है 300 केवी से लेस आती है,
तो आप एक सिंगल ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी 300 से ज़्यादा वोल्टेजेस आपको चाहिए होंगे, मीन्स 300 kV से ज़्यादा वोल्टेजेस चाहिए होंगे, तब आप एक ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसका वेट भी बढ़ जाएगा, उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है आपको वो भी दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी और काफ़ी कॉस्ट आती है। तो जब भी 300 kV से ज़्यादा थे वोल्टेज आपको चाहिए तो आपको कैस्केडेड डिज़ाइन जो है उसी तरफ जाना चाहिए, आपको कैस्केडेड डिज़ाइन जो है उसको चूज़ करना चाहिए। तो कैस्केडेड डिज़ाइन में दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है आपस में उसको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से होल जो वेट है वो भी सब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन या उसकी इरेक्शन जो है वो भी इजी होती है। और ओवरऑल जो है ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है फॉर अ गिवन वोल्टेज वो भी रिड्यूस हो जाती है। जी, अगर कैस्केडेड ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन की बात करें तो इस फिगर में आपके सामने ये कैस्केडेड ट्रांसफार्मर जो है वो बना हुआ है। इसमें ये बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है ये 8 स्टेज है, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। जो वो स्टेज जो थे लोड के साथ कनेक्टेड होगा उसमें 2 वाइंडिंग्स होगी, ठीक है। और उसके अलावा हर स्टेज में 3 वाइंडिंग होगी। अब इन 3 वाइंडिंग में एक वाइंडिंग जो होती है वो उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट जो है हमारे पास होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें जो लो वोल्टेज या प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा लोअर साइड पे होती है, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी है बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड होती है वो बेसिकली हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। इन लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा यहाँ पे एक और वाइंडिंग होती है जिसको बोला जाता है टर्शियरी वाइंडिंग या मीटर वाइंडिंग। अब टर्शरी वाइंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो ये किस तरह काम करती हैं डिफरेंट वाइंडिंग और इनकी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो टर्शरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 हैज़ सेम नंबर ऑफ टर्न्स एज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1। मीन जो स्टेज 1 की प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, जो लोड सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सोर्स साथ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 कनेक्टेड होती है और प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एज द टर्शियरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1। तो इसका मतलब है कि जितने वोल्टेजेस स्टेज 1 की प्राइमरी वाइंडिंग पे होंगे एग्जैक्टली उतने ही वोल्टेजेस विदाउट एनी लॉस, जस्ट कंसीडरिंग द ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनके अलावा जो वोल्टेजेस प्राइमरी वाइंडिंग पे होंगे वही टर्शियरी वाइंडिंग पे ऑफ स्टेज 1 पे होंगे। और जो टर्शियरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 होती है फीड्स प्राइमरी वाइंडिंग 1 एंड मेंटेन द वोल्टेजेस V, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का फिनोमेना चल रहा होता है। अब प्राइमरी जो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग हर स्टेज की जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती है, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं ये जो है ये पी, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग ये आपस में ये बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग है, हर स्टेज की सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। इसमें ये जो वाइंडिंग है ये बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो वाइंडिंग है वो टर्शियरी वाइंडिंग है। तो हर स्टेज में प्राइमरी वाइंडिंग और टर्शियरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेम होते हैं। हर स्टेज की टर्शियरी वाइंडिंग जो है दूसरे स्टेज की प्राइमरी वाइंडिंग को फीड करती है। जैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टेज की जो टर्शियरी वाइंडिंग है वो स्टेज नंबर 2 की प्राइमरी वाइंडिंग को फीड करेगी। अब जैसे कि हमने पहले देखा था tertiary winding of stage 1 have equal number of turns as the primary winding of stage 1, so they both will have equal voltage। अब ये टर्शरी वाइंडिंग जो है फीड करेगी इस प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है, ऑफ स्टेज 2। तो ये एज अ सोर्स ऐड कर रही है फॉर द स्टेज 2 प्राइमरी वाइंडिंग। तो फिर उसके बाद ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये स्टेप अप करेगा। स्टेप अप करने के बाद लेट सपोज इसके जो आउटपुट है वो यहाँ पे 2 वोल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। मींस 1 वोल्ट इस स्टेज था और 1 वोल्ट इस वाले स्टेज था। ये क्योंकि सेकेंडरी जो आपस में सीरीज में है तो रिजल्टेंट जो है वो 2 वोल्ट आ जाएगा। सेम इज द केस इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 2 will have equal number of turns as the tertiary winding of stage 2। ठीक हो गया। तो ये जब इनके टर्न्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली बात है
ये एज अ सोर्स सेट करे दी फॉर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 3, और फिर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एज अ स्टेप अप ऐड कर रही है, और स्टेप अप करने के बाद आउटपुट पे आपके पास यहाँ पे 3 वोल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। मींस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 स्टेज कैस्केडेड ट्रांसफार्मर विल बी 3 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज। और यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है थे, एवरी स्टेज मस्ट बी प्रॉपरली सॉलिड इंसुलेटेड एंड ग्राउंडेड, and secondary windings of each stage are connected in series and voltages are added to 2 volt and 3 volt and so on with respect to ground। ये याद रखते हैं, ये जो voltages हैं ये with respect to ground है। अगर आप हर वाइंडिंग की बात करें तो हर वाइंडिंग में 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट होंगे, तो ये 1 वोल्ट आपस में ऐड अप होते 3 वोल्ट बन जाएंगे। एंड 1 वोल्ट डजेंट मीन यहाँ पे 1 वोल्ट ही होते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पे 1 वोल्ट है। एक्चुअली दिस इज बेसिकली वन टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ लोड स्टेजेस आर हैवीली लोडेड एज कंपेयर्ड टू द अपर वाइंडिंग्स। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं लोड स्टेजेस पे, जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं वो हाईली लोडेड होती हैं बिकॉज दे हैव टू फीड द अदर वाइंडिंग्स एंड अदर स्टेजेस। For the three-stage transformer, the total output VA will be 3VI या 3P के बराबर होता है। Therefore, each secondary winding should carry a current of I is equal to P over V। हर secondary winding में जो current कैरी होता है वो शो किया जाता है I is equal to P over V से। अच्छा, अगर आप इस तरह से ट्रांसफार्मर किसी भी एज स्टेज की इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन करना चाहें तो आपके पास तो इस तरह की वाइंडिंग्स आती हैं, या इस तरह का आपके पास इक्विवेलेंट बनता है जिसमें ये इम्पीडेंस है, ठीक है, जेड पी एक इम्पीडेंस है प्राइमरी थी, और ये एन पी जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है ऑन द प्राइमरी, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो आपके पास आई पी है। सेम इज द केस, जेड एस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, Ns is the number of turns on the secondary winding and Is is the current on the secondary winding। यहाँ पे Zt जो है वो टर्शरी वाइंडिंग the impedance है, Nt जो है number of turns on the tertiary winding and It is the current on the tertiary winding। So Zp, Zs and Zt are the impedances which are associated with the windings। अब यहाँ पे जो इम्पिडेंसेस हैं हमने उन तो शो किया है वो 3 आइडियल वाइंडेड ट्रांसफार्मर के बराबर है। मींस ये जो हर एक की वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, हर एक स्टेज पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाइंडिंग जो है वो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है दैट आर आइडेंटिकल, या वो एक आइडियल 3 वाइंडेड ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, जिनके नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो एन पी, एन एस एंड एन टी के बराबर है। अब अगर इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आप इस पे अप्लाई करें टू दैट इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस, ठीक है, तो हमारे पास एट अ टाइम, आपको पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपने अर्ली क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी थी, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपने 2 वाइंडिंग्स तो आपस में शॉर्ट करते हैं और एक को ओपन रखते हैं। तो अगर आप ZPS की बात करें, ठीक है, तो ZPS विल बी द लीकेज इम्पीडेंस measured on the primary side with secondary short circuit and tertiary open। इसी तरह ZPT, this is the leakage impedance measured on the primary side and tertiary short circuit and secondary open। ZST, it is the leakage impedance on secondary side with tertiary short circuit and primary open। तो यहाँ पे अब आप इसको याद करने का तरीका ये है, अगर आप इसको समझना चाहें तो ये है, तो आप देखते हैं ZPS है, ठीक है, तो ZPS में जो भी वाइंडिंग की सबस्क्रिप्ट में या नहीं लिखा, मींस यहाँ पे ZPS है लेकिन T नहीं लिखा, तो T जो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ZPT है तो PT है तो मींस S नहीं लिखा तो सेकेंडरी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसको याद करने का तरीका है, तो आप इसको किस तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इफ दीज मेजर्ड इम्पीडेंसेस आर रेफर टू द प्राइमरी साइड, अगर आप इसको रेफरेंस करें प्राइमरी साइड के लिहाज से, तो आपके पास जो इक्वलेंट इम्पीडेंसेस बनती हैं वो बनती हैं ZPS इज इक्वल टू ZP प्लस ZS। इसी तरह ZPT विल बी इक्वल टू ZP प्लस ZT एंड ZST विल बी इक्वल टू ZS प्लस ZT। इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें फॉर ZP, ZT एंड ZS, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्टेंट बनता है वेयर ZP इज इक्वल टू 1/2 इंटू ZPS
plus ZPT minus ZST. Next is ZS is equal to 1 over 2 ZPS plus ZST minus ZPT. Next is ZT, means tertiary winding impedance, which is given as 1 over 2 into ZPT plus ZST minus ZPS. तो ये बेसिकली इक्वलेंट इम्पीडेंसेस हैं हर स्टेज के लिए, जिस पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो NP, NS और NT हैं, और इन स्टेजेस की जो इम्पीडेंसेस हैं वो ZP, ZS एंड ZT है। तो इस इक्वेशन से आप वो इम्पीडेंसेस जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये मेक श्योर करें थे वो रेफर्ड हो प्राइमरी साइड पे, ठीक है। मींस ये प्राइमरी साइड से विद रिस्पेक्ट ये इम्पीडेंसेस ली गई हैं जी। इक्वलेंट सर्किट के बाद अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन करंट की। ट्रांसफार्मर्स में मैग्नेटाइजेशन ब्रांच और मैग्नेटाइजेशन करंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर जब हम मैग्नेटाइजेशन करंट को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ एम्पेयर्स टर्न ऑफ ऑल द वाइंडिंग्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और मैथमेटिकली दैट इज गिवन बाय NP into IP, जो थे number of turns of in the primary into the current of the primary minus number of turns in the secondary into current of the secondary minus number of turns in the tertiary into current in the tertiary will be equal to 0। अब चूंकि हमने अपनी सारी कैलकुलेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी थी हैं, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट प्राइमरी से ही ये बातें जो है इम्पोर्टेंस हैं वो सबट्रैक्ट दी जा रही हैं। और दूसरी जो हमने यहाँ पे एजम्पशन करनी है अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, हमने यहाँ पे लॉसलेस ट्रांसफार्मर जो है वो हमने एज्यूम किया है। तो जब लॉसलेस ट्रांसफार्मर एज्यूम हमने किया है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टिव पार्ट जो है वो नहीं होता, सिर्फ रिएक्टिव पार्ट होता। तो जो इम्पीडेंस है वो रिड्यूस हो जाती है ZP इज इक्वल टू JHP पे। अब इसमें जो रेजिस्टिव पार्ट है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है इम्पीडेंस इज इक्वल टू R प्लस JH। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की जो इम्पीडेंस हैं उसमें रेजिस्टिव पार्ट नहीं होगा, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो ZP इज इक्वल टू JHP, ZS इज इक्वल टू JHS एंड ZT इज इक्वल टू JHT। और इसी के अकॉर्डिंगली ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, ठीक है, जिसमें ये जो है वो HP1 है, मींस प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है, ठीक है, और ये S1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 की रिएक्टेंस है, और ये सेकेंडरी टर्शियरी वाइंडिंग ऑफ स्टेज 1 की रिएक्टेंस है, एंड सो ऑन। ये बातें भी इसी तरह रिएक्टेंसेस जो हैं लेबल दी गई हैं। This was all from today's lecture of high voltage generation. If you have any questions or you want to give suggestions, please feel free to comment.